नमस्कार, डीडी न्यूज़ के सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी अनु मलिक। शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। कड़ी सुरक्षा के बीच कल 5 राज्यों में होगी काउंटिंग। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी में सोमवार को आएगा जनादेश। मतदाताओं को डराने धमकाने की शिकायतों के बाद पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया रद्द। 21 मई को पुनर्मतदान, 24 मई को होगी मतगणना। दिल्ली के विवेक विहार में बहुमंजिला इमारत में लगी आग से 9 लोगों की मौत। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जताया दुख। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने 13 ठिकानों पर की एक साथ छापेमारी। 9 आरोपी अब तक हो चुके हैं गिरफ्तार। देश के कई हिस्सों में फिर आंधी बारिश की संभावना। पूर्वोत्तर राज्यों और उप हिमालयी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हो सकती है भारी वर्षा। कुछ राज्यों में गर्मी और लू की चेतावनी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कल मतगणना होगी। 2 चरणों में हुए मतदान के बाद राज्य की फलता विधानसभा सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। चुनाव आयोग ने पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि मतगणना सुचारू और सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। राज्य में कुल 77 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें सीसीटीवी निगरानी, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी और पुलिस केंद्रीय बलों की संयुक्त ड्यूटी लगाई गई है। चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्रों के आसपास निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनाती रहेगी। साथ ही किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स बनाई गई है। इस चुनाव में रिकॉर्ड 92.93% मतदान दर्ज किया गया था, जो राज्य के इतिहास में सबसे अधिक है। इस बार चुनाव में टीएमसी और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर की संभावना है। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में 4 मई 2026 को होने वाली मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। स्टेडियम को एक अभेद किले के रूप में तब्दील कर दिया गया है ताकि ईवीएम की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। स्टेडियम के चारों ओर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। सबसे आंतरिक घेरे की जिम्मेदारी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जैसे सीआरपीएफ के पास है, जबकि बाहरी घेरे की निगरानी कोलकाता पुलिस कर रही है। असम में कल होने वाली मतगणना के लिए राज्य भर में व्यापक और सख्त तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 126 विधानसभा सीटों पर हुए लगभग 85.9% रिकॉर्ड मतदान के बाद अब हर राउंड की गिनती पर सभी की निगाहें रहेंगी। राज्य में 40 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। कोकराझार, तिनसुकिया और जोरहाट में 2-2, जबकि नौगांव में 3 केंद्रों पर मतगणना होगी। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं और प्रत्येक टेबल पर माइक्रो ऑब्जर्वर मौजूद रहेंगे ताकि गिनती की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे। सुरक्षा के लिहाज से काउंटिंग सेंटरों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की गई है, जबकि बाहरी घेराबंदी राज्य सशस्त्र पुलिस के जिम्मे है। स्ट्रांग रूम से लेकर काउंटिंग हॉल तक बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू है और हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी और 15 से 25 राउंड में पूरी होने की संभावना है। शुरुआती रुझान दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच आने लगेंगे, जबकि अंतिम नतीजे शाम 7 से 8 बजे तक घोषित किए जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने
भरोसा दिलाया है कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है। यदि किसी सीट पर जीत का अंतर बेहद कम रहता है तो नियमों के तहत पुनर्गणना भी कराई जाएगी। तमिलनाडु में कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, जिसके लिए 62 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। मतगणना प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कुल 10,545 कर्मियों के साथ 4,624 माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में एक यानी कुल 234 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स पूरी प्रक्रिया की कड़ी निगरानी करेंगे, ताकि चुनाव आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके। सुरक्षा के लिहाज से हर कर्मचारी को QR कोड आधारित फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है, जिससे किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना को रोका जा सके। मतगणना केंद्रों के चारों ओर 100 मीटर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है, जहां केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस की तैनाती की गई है। स्थानीय पुलिस और राज्य सशस्त्र पुलिस के अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 65 कंपनियों को मतगणना केंद्रों पर तैनात किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती के लिए 234 मतगणना कक्षों की व्यवस्था की गई है। डाक मतपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्रों ETPV की गिनती के लिए उसी स्थान पर अतिरिक्त 240 कक्ष निर्धारित किए गए हैं। मतगणना का कार्य रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की सहायता से किया जाएगा। मतगणना कार्य के लिए कुल 10,545 मतगणना कर्मियों को तैनात किया गया है, जिन्हें मतगणना प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षकों का सहयोग प्राप्त होगा। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी अपने संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर के अंतर्गत फलता में मतदान रद्द होने से भड़क उठे हैं और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोलते हुए डायमंड हार्बर मॉडल का बखान कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे सहयोगी फलता पहुंचे तो स्थानीय हिंदुओं ने डायमंड हार्बर मॉडल की असली सच्चाई कैमरे पर सुनाई है। डायमंड हार्बर मॉडल में हिंसा है, डर है, लोकतंत्र पर हमला है। साथ ही वो माहौल है जिसके चलते सैकड़ों हिंदू परिवार केंद्र सरकार से मदद और सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। फलता के हासिम नगर के ग्रामीणों का आरोप है कि हर चुनाव में जहांगीर खान के लोग उन्हें डराते और धमकाते हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। दोपहर 3 बजे के बाद मतदाताओं को बूथ तक जाने नहीं दिया गया, महिलाओं को डराया गया और युवाओं से मारपीट की गई। ऐसे में केंद्रीय सुरक्षा बलों के सुरक्षा घेरे में खड़े यहाँ के ग्रामीण अपना लोकतांत्रिक अधिकार मांग रहे हैं। साथ ही अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर मॉडल की पोल खोल रहे हैं। शनिवार रात को चुनाव आयोग की तरफ से ये निर्देश जारी हुआ कि फलता में फिर से चुनाव होगा। चुनाव आयोग के इस निर्देश को सीधा हमला किया है डायमंड हार्बर के MP अभिषेक बनर्जी ने। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि ये जो चुनाव आयोग ने यहाँ पर फिर से रिपोल के लिए बोला है, घोषणा किए हैं, जो भी करे डायमंड हार्बर मॉडल पे दाग नहीं लगेगा। डायमंड हार्बर मॉडल क्या है? डायमंड हार्बर मॉडल तो पता नहीं, पर दाग नहीं लगेगा। वो तो आगे से ही दाग लगा के बैठा है। दाग नहीं लगेगा क्या बोल रहा है? वो तो आगे से ही दाग लगा के बैठा है। हाँ, दाग लगेगा क्या बता रहे हैं? हमको बस चाहिए, हम लोगों का यहाँ पे सुरक्षित नहीं रहता है। हम लोगों का महिला लोग, हमारा भाभी को धमकाता है, चाचा को धमकाता है, भाभी को जाके बोलता है कि तुमको मार दूंगी, काट दूंगी, घर जला दूंगी, घर से निकल जाओ, ऐसे करके हमको धमकी दे रहा है। हम लोग बस यही बोल रहे हैं कि हमारे को धमकी ना मिले, हम लोगों को इंसाफ चाहिए बस। MP वो तो बोल रहा है लाग नहीं चाहते, लेकिन तो लाग गया, ऑलरेडी लाग गया। आदमी सही से वोट नहीं दे पा रहा है, क्यों नहीं दे पाएगा? वो उसका वोट देना संवैधानिक अधिकार है उसका, तो उसको आराम से उसको वोट देना चाहिए। इधर हमारा अभी तो हम लोग सुरक्षित है, देख रहे हैं CRP पे, उन लोगों के वजह से ही हम लोग थोड़ा निश्चिंत रात में सोने जा सकते हैं। लेकिन अभी देखो महिला लोग खाना वाना सब कुछ छोड़ के इधर आए हैं। हम लोगों का एक ही पॉइंट है कि हम महिला है, हमने कुछ लोग, हमने, मैं खुद भी TMC को ये वोट दिया, लेकिन हम क्या पाया? हमको वोट नहीं दिया, ठीक है, वोट नहीं दे पा, देखो नहीं दे पाए हमको
बोला हम हमारा वोट हो गया, तुम्हारा वोट हुआ, हमारा जो इजाबिल चौकदार उसको हम काका बोलता है, वो बोला हमको भाईपो, ठीक है। इतना अच्छा संपर्क था, तो हमको बोला जे तुम नहीं वोट देगा तो बहुत अच्छा हुआ, सबको खुश होगा। हम बोला ठीक है, एक तो वोट नहीं दिया पड़ेगा, क्या होगा। उसको बोला हम वोट नहीं दिया, हमको बोला नहीं, बट लेकिन हमको दुकान में क्यों मारा, इससे ही हमारा फिर आपको मारा भी? हाँ, सुबह में मारा। देखो ये जो कान है ना, देखो ये पूरा काला हो गया, देखो। इस संसदीय क्षेत्र के जो रहने वाले हैं उनका कहना है असल में ये विकास का नहीं, ये भय का मॉडल है, ये डर का मॉडल है, ये वोट छीनने का मॉडल है और ये भ्रष्टाचार का मॉडल है। ये है डायमंड हार्बर मॉडल, ये कहना है गांववासी का। कैमरा पर्सन रंगित के साथ सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज, फलता, दक्षिण 24 परगना। पश्चिम बंगाल में भाजपा के अध्यक्ष समेक भट्टाचार्य ने फाल्ता विधानसभा क्षेत्र में जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि फाल्ता में अब कोई धांधली, बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी। चुनाव आयोग यहां निष्पक्ष चुनाव कराएगा। और फलता में दम भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है उसी के दम है, चुनाव लड़ेंगे, एकजुट होकर भाजपा चुनाव लड़ेंगे। कोई छप्पा नहीं, कोई रिगिंग नहीं, कोई बूथ जेम नहीं, कोई इंटिमिडेशन नहीं। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा देंगे। तृणमूल कांग्रेस का चुनाव प्रचार का जो स्टाइल है वो इसी भाषा से चुनाव प्रचार करता है, वही कर रहे हैं। तो सारे पश्चिम बंगाल की जनता तो इसी डर का माहौल से निकलकर वोट दिया और फलता की जनता भी इस डर के माहौल से निकलकर ही वोट देंगे। बेंगलुरु स्थित निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई का मिशन दृष्टि सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। 190 किलोग्राम वजनी ये उपग्रह फाल्कन 9 रॉकेट्स के जरिए कैलिफोर्निया से अंतरिक्ष में भेजा गया। करीब 5 साल की मेहनत और देश में ही किए गए रिसर्च के बाद ये मिशन तैयार हुआ है, जिसमें INSPACE का भी अहम सहयोग रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर टीम को बधाई देते हुए इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक अहम मील का पत्थर बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि गैलेक्सी आई द्वारा शुरू किया गया मिशन दृष्टि अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह और भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारे युवाओं के जुनून का प्रमाण है। गौरतलब है कि मिशन दृष्टि की खासियत इसकी ऑप्टोसार तकनीक है, जो ऑप्टिकल इमेजिंग और सिंथेटिक एपर्चर रडार दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ती है। इससे हर मौसम और रात के समय भी उच्च रेजोल्यूशन तस्वीरें मिल सकेंगी। यह उपग्रह कृषि, आपदा प्रबंधन और सीमा निगरानी जैसे क्षेत्रों में सटीक और भरोसेमंद डेटा उपलब्ध कराएगा। इस लॉन्च के साथ भारत के स्पेस सेक्टर में निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका और वैश्विक साझेदारियों की ताकत भी साफ तौर पर सामने आई है। हज यात्रा के किराए में बढ़ोतरी पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण एयरलाइंस ने किराया $400 बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन मंत्रालय ने बातचीत कर इसे घटाकर $100 किया है। किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार चाहती है कि पैसे की तंगी किसी की हज यात्रा के आड़े न आने पाए। कि ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध के बाद एयरलाइंस वालों ने हमको रिक्वेस्ट किया कि $400 का इजाफा होना चाहिए। $400 पर हज यात्री का एयर फेयर का इंक्रीज का प्रपोजल दिया है। हम नहीं चाहते कि गरीब हाजी पैसे की वजह से हज के लिए नहीं जा पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने, सीनियर ऑफिशियल ने बैठ करके एयरलाइन से पूरा नेगोशिएट करके $400 से $100 तक लेके आया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की है। साथ ही सम्राट चौधरी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से भी आत्मीय भेंट एवं सार्थक मुलाकात की। इस दौरान बिहार से जुड़े विभिन्न विकासात्मक विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।
राज्य के समग्र विकास को गति देने के लिए सहयोग एवं समन्वय पर विचार विमर्श किया गया और विकसित भारत समृद्ध बिहार के विजन को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर जोनल ऑफिस की टीम ने 30 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग कानून PMLA 2002 के तहत राज्य के रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में 13 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। तलाशी के दौरान ईडी ने करीब 5 करोड़ 39 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। इनमें 53 लाख रुपए नकद और लगभग 3.23 किलोग्राम सोना शामिल है। इसके अलावा कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी बरामद हुए हैं, जिनकी जांच जारी है। जांच में सामने आया है कि 2019 से 2022 के बीच शराब के कारोबार में अवैध कमीशन वसूली के लिए एक सुनियोजित साजिश रची गई थी, जिसमें राजनीतिक, प्रशासनिक और कारोबारी स्तर पर मिलीभगत के आरोप हैं। ईडी अब तक इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और करीब 380 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच कर चुकी है। कुल 2,883 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन का आकलन किया गया है। फिलहाल ईडी की आगे की जांच जारी है और नए सबूतों के आधार पर और सख्त कार्रवाई की तैयारी है। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दिल्ली के शाहदरा के विवेक विहार इलाके में आज सुबह एसी फटने की वजह से एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई। इलाके के पार्षद पंकज लूथरा ने हादसे में 9 लोगों के मौत की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक 4 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायर कंट्रोल रूम को सुबह आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। पुलिस के अनुसार आग इमारत के ऊपरी हिस्से में लगी। बताया जा रहा है कि एसी में धमाका होने की वजह से ये आग लगी। फिलहाल करीब 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और घायलों का इलाज जारी है। बिल्कुल पहचानने में भी नहीं आ रही कि लेडीज है या जेंट्स है, और एक और बैक साइड पे एक बॉडी और डैच करी है और टॉप पे 3 बॉडी हैं और वो चलते हुए ऊपर भागने की कोशिश की थी उन्होंने, और ताला बंद था ताकि वो नहीं पाए। ऊपर ही सीढ़ियों में ही वो उनकी डेथ होगी और पहचान नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी। टोटल 9 बॉडी कंफर्म हो चुकी हैं, बाकी भी चेक कर रहे हैं। दिल्ली के विवेक विहार की 4 मंजिला इमारत में आग सुबह एसी ब्लास्ट की वजह से लग गई। इस घटना में एक 1.5 साल के मासूम समेत 9 लोगों की मौत हो गई। मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला ने घटना का जायजा लिया और चश्मदीदों से बातचीत की। आज 3 मई इतवार का दिन है और आज की सुबह राजधानी दिल्ली वालों के लिए एक दुखद खबर लेकर आई है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में जहां पर मेरी मौजूदगी है, इसी 4 मंजिला इमारत में आज सुबह लगभग 4 बजे एसी फटने से आग लगती है, जिसके बाद यहां पर 8 परिवार जो इस बिल्डिंग में रहते थे वो मौके पर फंस गए। हालांकि उसमें से 1 से 2 परिवार यहां से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब हो गए, जिसके बाद इस घटना के फलस्वरूप आप समझिए कि 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 10 से 15 लोगों को सुरक्षित वापस बाहर निकाला जा चुका है। मौके पर फायर फाइटिंग के तमाम अधिकारी, दिल्ली दमकल विभाग के तमाम अधिकारी मौके पर हैं। आग बुझाने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ चश्मदीद हैं, उनसे जानना चाहेंगे ये दुख, ये खबर इसको बताते हुए है और हर एक आंख नम है। आपके रिलेटिव हैं नवीन जी और तमाम घर के लोग, उस समय कैसा मंजर था, क्या कुछ आपको यहाँ जानकारी मिल पाई? देखो जी, मुझे इतना नहीं पता। मुझे तो इतना पता यहाँ आने के बाद कि भाई सिचुएशन ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई बच नहीं पाया। जो बच गए थे उन्हें ले गए थे
तो बस हमें तो इतना नहीं पता चल पाया कि आग बहुत लेट तक बुझी है। मैं यहाँ तक समझता हूँ 8:15 तक लास्ट आग बुझी है। आपके ये कौन है, रिलेटिव हैं, भतीजे हैं, कौन है? मेरा कज़न भाई है। यहाँ पर एक बच्चे की भी डेथ हुई है। टोटल कितनी डेथ हुई है? नो एक छोटा 1.5 साल का बच्चा। क्या ये बिल्डर फ्लोर है सर? और क्या यहाँ पर आग बचने के, आग बुझाने के पर्याप्त यहाँ पर साधन थे? फायर फाइटिंग सिस्टम सुचारू तौर पर लगा हुआ था? क्योंकि आमतौर पर बिल्डर फ्लैटों में इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं। नहीं होती, जनरली ऐसा नहीं होता और जनरली होते भी नहीं है ऐसा कोई, और जनरली ऐसी भी आग लगती भी नहीं है। और अनफॉर्चुनेट बस सर किस फ्लोर पे आग लगी? कहा जा रहा है कि नहीं, पहले फर्स्ट फ्लोर पे लगी। पहले फर्स्ट पे लगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर वो पकड़ती चली गई। तो देखिए, आप स्थिति को समझ सकते हैं, परिस्थितियों को आप ऐसे समझिए कि इस जगह जब मैं बता पा रहा हूँ, इन चीज़ों को बयां करना बहुत मुश्किल है। हर एक आंख नम है क्योंकि स्थितियाँ ऐसी हो गई हैं। क्योंकि इन 9 लोगों में जिनकी यहाँ पर डेथ हुई है, उसमें एक छोटा 1.5 साल का मासूम बच्चा भी है, जो कहीं ना कहीं लोगों को अब ये सोचने पर यह घटना मजबूर कर रही है कि आखिरकार जब गर्मियों के दिन हैं और एसी और शॉर्ट सर्किट की वजह से इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो आखिरकार हम कितने सुरक्षित हैं और हम कितने तैयार हैं। दिल्ली के विवेक विहार इलाके से कैमरा पर्सन सन्नी के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। दिल्ली के विवेक विहार अग्निकांड पर दुख जताते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, विवेक विहार की एक इमारत में लगी आग की घटना अत्यंत दुखद है। इस हादसे में 9 लोगों की मृत्यु से मन व्यथित है। हादसे में घायल हुए लोगों को नज़दीकी अस्पताल में उपचार चल रहा है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें ये कठिन समय सहने की शक्ति प्रदान करे। स्थानीय प्रशासन, DDMA, दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस के सभी आला अधिकारी राहत और बचाव कार्यों में पूरी तत्परता से जुटे हुए हैं। स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है और प्रभावितों को हर संभव सहायता सुनिश्चित की जा रही है। हमारे स्थानीय विधायक और निगम पार्षद भी राहत कार्य में अपना सहयोग कर रहे हैं। दिल्ली सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ी है। तो वहीं दिल्ली के विवेक विहार अग्निकांड मामले में 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस दर्दनाक हादसे पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने संवेदना व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि विवेक विहार में हुई भीषण अग्निकांड से मैं अत्यंत व्यथित हूँ। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खोया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि घायलों को आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए और प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता दी जाए। दिल्ली अग्निशमन सेवा के कर्मी और आपातकालीन दल स्थिति को संभालने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और शोक संतृप्त परिवारों को इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। दिल्ली के विवेक विहार में हुए हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शोक व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दिल्ली के विवेक विहार में हुए भीषण अग्निकांड में हुई जान माल की हानि से मैं अत्यंत व्यथित हूँ। इस दुख की घड़ी में मैं पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं इस घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी करता हूँ। भारतीय सेना की 418 इंडिपेंडेंट फील्ड कंपनी, 9 माउंटेन ब्रिगेड की टीम और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट के सेवादार आज श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा परिसर तक पहुंच गए हैं। अरदास के बाद टीम ने गुरुद्वारा परिसर के गेट खोले और इससे संयुक्त टीम को वहीं रुकने और अपना काम वहीं जारी रखने की सुविधा मिल गई है। टीम अब हेमकुंड साहिब से नीचे की ओर ट्रैक को चौड़ा करने का काम करेगी ताकि तीर्थयात्रियों के लिए मार्ग और अधिक सुगम व सुरक्षित हो सके। पहले संयुक्त टीम को हर शाम घाघरिया लौटना पड़ता था, लेकिन अब वे हेमकुंड साहिब में ही रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभा सकेंगे। हेमकुंड साहिब के पवित्र द्वार 23 मई 2026 को श्रद्धालुओं के लिए खोलने का कार्यक्रम तय किया गया है। पहले जत्थे के श्रद्धालु 20 मई 2026 को ऋषिकेश से प्रस्थान करेंगे। देश के बड़े हिस्से में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार
3 मई को उत्तर भारत से लेकर पूर्वी राज्यों तक आंधी और बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण जम्मू कश्मीर में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में बादल गरजने और वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं बात करें पूर्वोत्तर भारत और केंद्रीय भारत की, तो यहाँ भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। ये चेतावनी आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लिए भी जारी की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज आयोजित हो रही नीट यूजी 2026 परीक्षा के संचालन का जायजा लेने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने परीक्षा से जुड़े अहम पहलुओं की देखरेख की, जिसमें परीक्षा की व्यवस्था, केंद्रों के साथ तालमेल और पूरे देश में परीक्षा को बिना किसी रुकावट के कराने के लिए लागू की गई निगरानी प्रणालियां शामिल थी। अधिकारियों ने उन्हें बड़ी संख्या में उम्मीदवारों और परीक्षा केंद्रों पर अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। नीट यूजी 2026 परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा लगभग 23 लाख पंजीकृत उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा पूरे देश में बने केंद्रों पर कड़े नियमों के तहत आयोजित की जा रही है। इसी के साथ सांकेतिक भाषा का यह बुलेटिन समाप्त होता है। मुझे और मेरी सहयोगी अनु, हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।